नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैट्रिक्स ए सच डैट, मैट्रिक्स इक्वेशन एक तरीके से दे रखा है 3x3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई सम मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3x2 का एक मैट्रिक्स है। हमें क्या करना है? मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करना है। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बट पहले किसी और तरीके से किए थे, अब यहाँ किसी और तरीके से करेंगे। मैट्रिक्स को छोड़ो, पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर डिसाइड करो। 3x3 में ए मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर रखें कि जो ऑर्डर है हमारा 3x2 मिलना चाहिए। तो ये समझ में आ रहा है कि 3x2 रखना पड़ेगा ए का ऑर्डर, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और जो आंसर है वो 3x2 का आएगा। तो ये तो बात हो गई ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ ए 3x2। अब जो पहले हमने तरीका पढ़ा था उसमें हम लोग ए मैट्रिक्स को 3x2 का ऐसा कोई मैट्रिक्स मान लेते थे। चलो मान लिया अल्फ़ा बीटा ए बी एक्स वाई, ठीक है ना, ये 3x2 का मैट्रिक्स हो गया। फिर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते पूरा मैट्रिक्स को, कंपेयर करते एक एक एलिमेंट को। 6 अननोन से हमारे पास, ठीक है, 6 इक्वेशन बनती, फिर उनको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है ना। तो ये देख के ही समझ आ रहा होगा कि 6 अननोन 6 इक्वेशन बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है इसको सॉल्व करना। तो मे बी कि कोई और मेथड हो यहाँ पे, है ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे इसको, ठीक, ये वाला तरीका नहीं करेंगे। अब एक बार देखें ज़रा, ए मैट्रिक्स के साथ, ए मैट्रिक्स के प्री मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स? ये वाला। इसका एक बार मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो अभी समझ आएगा। ठीक, डिटर्मिनेंट लिखा मैंने, -5 -7 -2 -1 के साथ आएगा -2 -14 और +1 के साथ 2 -10, ये हो गया -12 +16 -8। ठीक, तो 16 -20 -4 जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिक्स के साथ जो मैट्रिक्स लिखा है वो इन्वर्टिबल है। दिस इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स कैलकुलेट करके अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ए बचेगा और ए का वैल्यू अपने आप निकल आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? चलो मैं इस वाले मैट्रिक्स को बी मान लेता हूँ, ठीक। फिर मैं बी का इन्वर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ, टू फाइंड बी इन्वर्स। अब बी इन्वर्स के लिए बी के डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके। कितना आया था आंसर? -4। उसके अलावा बी का एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए फिर वही अपना एडजॉइंट लिखने का शॉर्टकट मेथड जो है वो यूज किया हमने। ठीक, कॉलम रिपीट किया, रो रिपीट किए, पहला रो और पहला कॉलम डिलीट किया, बस फिर सॉल्व करते गए, रखते गए। -5 -7 -12, 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16, 2 -10 -8, 1 + 1 हो गया 2, -1 -2 हो गया -3, 2 -1 हो गया 1, 7 -5, 2 -7 और 5 -2, ये हो गया एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट निकल गया। तो अब बी का इन्वर्स लिखा मैंने, डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया, मतलब -4 से डिवाइड किया तो -1/4 इंटू -12 2 2 16 -3 -5 -8 1 एंड -3, ये आ गया मेरा बी इन्वर्स। ठीक, ओके। लेट मी क्रिएट सम स्पेस। अच्छा, ये बी इन्वर्स लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था कैसे था वो? बी इंटू ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ था, क्या था वो? 9 2 52 15 और 0 -1,
अब हम इसमें बी इनवर्स का क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ रह गया ए, और राइट हैंड साइड में आया -1/4 इंटू जो भी बी इनवर्स है वो वैल्यू लिखा हमने। ठीक है, उसके साथ 9 2 52 15 0 एंड -1। तो देखो यहाँ से सीधे सीधे डायरेक्टली ए का जो है वैल्यू निकल गया। ये तुम्हें मल्टीप्लाई खुद करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये एक और मेथड है इसको करने का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है ए बी और सी सेम ऑर्डर के क्या है, मैट्रिसेस हैं, और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी इनवर्स बताना है, जहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी ये सब गिवन है। तो बहुत ही आसान है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट, बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, सी इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ठीक, ए इनवर्स सॉरी ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 हो गया, बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर हो गया, और सी इनवर्स का डिटर्मिनेंट मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट सी हो गया। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर लो। ये हो गया 9 1/4, मतलब आंसर फाइनल 9/2 हो गया। ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज वी आर गिवन ए 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, और हमें बताना है ए इनवर्स का क्यूब कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x2 है तो सिंपल है, इसमें तुम इनवर्स पहले कैलकुलेट करके बाद में क्यूब ले सकते हो, या इसका उल्टा भी कर सकते हो ना। उल्टा मतलब बताया डिटर्मिनेंट, ये सॉरी इनवर्स की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि ए पावर के का इनवर्स बराबर पावर और इनवर्स क्या हो जाता है, इंटरचेंज। तो ए इनवर्स का पावर के ऐसे, तो उसके हिसाब से ए क्यूब का इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो तुम्हारी मर्जी है अभी इसको तुम कैसे सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। ए क्यूब कर लिया मैंने। पहले क्यूब करने के लिए पहले मैंने स्क्वायर किया, 3201 3201, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 फिर आया 6 + 2 इज़ 8, फिर 0 1, 9801 ये हो गया। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, 9801 ए स्क्वायर में 3201 ए एक बार और मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 27, 18 और 8 हो गया 26, 0 1, ये हो गया ए क्यूब। अब हमें ए क्यूब का इन्वर्स चाहिए, तो ए क्यूब का इन्वर्स मतलब सीधे भी लिख सकते हैं 2x2 में। तो ए क्यूब का इन्वर्स मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना है इसका देखो 27 है, इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए तो तुम्हें पता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, डायगोनल वाले का साइन चेंज कर दिया, ये आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेवन्थ क्वेश्चन के ऊपर। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स जो होगा ये भी सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब पढ़े थे उसकी प्रॉपर्टी में मैंने ये लिखवाया था कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। अब हम उसका प्रूफ करने वाले हैं बेसिकली। ठीक, ए नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरा, ए का ट्रांसपोज बराबर ए है। इतनी बातें जो हैं वो दी हैं, गिवन है। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ ये करना है कि ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो ए इनवर्स के ही बराबर है, तभी तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ए इनवर्स सिमेट्रिक है। कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करने का मतलब कि उसके ट्रांसपोज का वैल्यू उसके खुद के बराबर आना चाहिए। ठीक, ओके, तो आ जाओ, स्टार्ट किया हमने प्रूफ।
चलो हमने लिखा ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, होता है कि नहीं, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी तो होता ही है। फिर मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लिया तो टेकिंग ट्रांसपोज, आई का ट्रांसपोज तो आई ही रहा, ट्रांसपोज में आता है रिवर्सल लॉ। देखो ए इनवर्स का ट्रांसपोज पहले आया, फिर ए का ट्रांसपोज बराबर कितना, आइडेंटिटी, सही। अब ए ट्रांसपोज बराबर कितना गिवन है, ए के बराबर, तो इस ए ट्रांसपोज की जगह पे मैं ए लिख दूंगा, तो मैंने ए लिख दिया इसकी जगह पे, ठीक, ओके। एक चीज़ और गिवन है कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है मतलब कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने ए इन्वर्स से क्या कर दिया, इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आइडेंटिटी। लेफ्ट हैंड साइड में रह गया ए इनवर्स का ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड में आ गया ए इनवर्स, प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, ठीक, ओके। 8वां सवाल है, ए और बी दो नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक, सेम ऑर्डर के हैं, ए इंटू बी बराबर जीरो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इंटू बी बराबर जीरो मैट्रिक्स, तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ए जीरो है, डिटर्मिनेंट बी नॉन जीरो है, दूसरा ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट बी जीरो है, इस तरीके से, ठीक। ए इंटू बी बराबर जीरो मैट्रिक्स, अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट कंसिडर किया मैंने तो ये मिलेगा, दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो तीन कंडीशन पॉसिबल है, या तो पहला ए डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो हो जाए, या फिर दोनों ही जीरो हो जाए, सही है ना। अगर x इंटू वाई बराबर जीरो है तो या तो x जीरो होगा या तो y जीरो होगा, ऐसा भी हो सकता है कि x और y दोनों जीरो हो जाए, ठीक। अब इसमें से अपने को सोचना है क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो मैं मान के चलता हूँ फिलहाल कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, ये मैंने मान लिया, पहला केस माना मैंने कि लेट डिटर्मिनेंट ए बराबर जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है इसका मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो गिवन था ए इंटू बी बराबर जीरो मैट्रिक्स, उसमें अगर मैंने ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करा तो वहाँ से क्या मिलेगा, बी बराबर जीरो आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि बी नॉन जीरो है, इसका मतलब कि ये जो मैंने एज्यूम किया था ये गलत है। दूसरा, अगर मैंने एज्यूम किया कि डिटर्मिनेंट बी जीरो है, डिटर्मिनेंट बी अगर जीरो है तो बी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो गिवन था ए इंटू बी बराबर जीरो, उसमें बी इन्वर्स का अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करा तो वहाँ से ए बराबर जीरो आ गया। अगेन क्वेश्चन में दिया था कि ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये वाला एजम्पशन भी गलत हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होगा, डिटर्मिनेंट बी भी जीरो नहीं होगा, तो फिर और क्या केस बचता है कि डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी दोनों ही क्या हो जाए, जीरो। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट है, ठीक। नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए बी माइनस बी ए इक्वल टू ए, प्रूव करना है कि बी प्लस आई का डिटर्मिनेंट बी माइनस आई का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर होंगे, ठीक। आ जाओ, ए बी माइनस बी ए बराबर क्या दे रखा है, ए। अगर ये बी ए को दूसरी साइड लेके गए तो ए बी बराबर ए प्लस बी ए आ जाएगा, ठीक। या फिर ए बी बराबर ए कॉमन तो आई प्लस बी हो जाएगा, सही है। देखो ए तो नॉन सिंगुलर दिया था ना, तो नॉन सिंगुलर दिया तो क्या यहाँ से ए को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन, बिल्कुल। तो वहाँ से मिला बी बराबर आई प्लस बी, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर आई प्लस बी का डिटर्मिनेंट, या फिर बी प्लस आई का डिटर्मिनेंट,
पहली चीज़। दूसरा, ए बी माइनस बी ए बराबर क्या दिया था, ए के बराबर। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी माइनस ए बराबर बी ए, इसको इधर ले गए, ए को इधर लेके आए, यहाँ से भी अगर ए कॉमन निकाला तो बी माइनस आई बराबर क्या मिला, बी इंटू ए। ठीक, डिटर्मिनेंट लिया हमने बोथ साइड, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट, कैंसिल किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई बराबर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दूसरा। अब कंपेयर कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वहाँ से प्रूफ हो जाता है कि b माइनस आई का डिटर्मिनेंट जो है b प्लस आई के डिटर्मिनेंट के बराबर है। ठीक, नेक्स्ट 10वां सवाल क्या लिख रखा है मैंने, 10th क्वेश्चन है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया कि अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो प्रूफ करो उसका इन्वर्स जो होगा वो यूनिक होगा, यूनिक इन्वर्स होगा, मतलब एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स जो होगा एक ही होगा, अकेला होगा, ये प्रूफ करना है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूफ कर लेंगे हम लोग। चलो मान लेते हैं कि लेट बी एंड सी आर टू डिफरेंट इन्वर्सेस ऑफ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए। ने क्या माना कि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसके दो अलग अलग इन्वर्स हैं बी और सी। डेफिनेशन के हिसाब से ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, ऑल्सो सी भी उसका इन्वर्स है, यानी कि ए सी बराबर सी ए बराबर कितना होगा, वो भी आई के बराबर। ठीक, अच्छा अब ए बी बराबर आई गिवन है। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, सी का मल्टीप्लाई कर लिया, प्री मल्टीप्लाई मान लो मैंने किया सी का, प्री मल्टीप्लाई बाई सी, तो मुझे मिला सी ए बी बराबर सी इंटू आई। सी ए कितना दिया हुआ है, क्योंकि हमने माना था कि सी भी इन्वर्स है तो सी ए बराबर तो आई होगा ना, आई इंटू बी बराबर सी इंटू आई, यानी कि फाइनली क्या आ गया, बी बराबर सी। तो जो हमारा एजम्पशन था कि बी और सी दोनों डिफरेंट हैं, वो एजम्पशन गलत हो गया। ठीक, बी और सी डिफरेंट नहीं होंगे, तो फिर यहीं से प्रूफ हो जाता है कि इन्वर्स जो है यूनिक है, देयरफॉर अ यूनिक इन्वर्स। ठीक, ओके, इसके साथ इन्वर्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, 7-8-10 क्वेश्चन हो गए, है ना। इन्वर्स कैलकुलेट करने का अभी तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए होता है। एग्जिस्ट तभी करता है जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू नॉन जीरो हो, जिसको दूसरे फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, दूसरे वर्ड में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स कैलकुलेट करने का एक दूसरा मेथड जो कहलाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी और कहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।